हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आप सभी इस क्लास में विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो कि यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। जिसमें ऑलरेडी मैंने 3 टेस्ट सीरीज करा दी हैं, जिसमें आपकी पॉलिटी कवर की गई थी, पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और 2 टेस्ट सीरीज आपकी ज्योग्राफी 1 और ज्योग्राफी 2 के नाम से हुई थी। तो टोटल 3 टेस्ट हो चुके हैं और रेगुलर ये आपको अब टेस्ट की क्लासेस यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 16 जून को है। उससे पहले लगभग हम लोगों को 35 से 40 टेस्ट पेपर ऐसे कर लेने हैं, जिससे आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो और सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवीजन हो जाए, जिसके लिए आप हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उसे फॉलो कर लीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस के साथ साथ यूपीएससी के लिए भी मॉडल आंसर, मेंस की आंसर राइटिंग और मेंस की क्लासेस और साथ में टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सभी कुछ यहाँ पे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टेस्ट नंबर 4 है, उसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल हिस्ट्री। ध्यान देना कि मॉडर्न हिस्ट्री अभी इसमें नहीं करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री अगले टेस्ट में रहेगा। तो इसमें प्राचीन भारत हो जाएगा, मध्यकालीन भारत हो जाएगा और इन समय की जो संस्कृति थी, कल्चर था, इसको भी हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में आपको बताते चलूं कि मार्च 2023 का करंट अफेयर्स रहेगा इसमें इंक्लूड, क्योंकि इससे पहले हमने जो पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लास की थी उसमें जनवरी और फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स था। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर के साथ ये भी देखना होता है और ये भी चीजें सीखने को मिलेंगी कि किस प्रकार से टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, किस प्रकार से उसकी अप्रोच को सही किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न है, हड़प्पा प्रौद्योगिकी और शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम लोग विचार करना शुरू करते हैं। हड़प्पाई लोग हथियार बनाने के लिए केवल लोहे का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर लोहे से तो वो लोग परिचित ही नहीं थे, क्योंकि लोहे का जो आरंभ हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, यानी महाजनपद के काल में कह सकते हो, ऋग्वैदिक काल में कह सकते हो, जब ऋग्वैदिक काल का उत्तर ऋग्वैदिक काल चला था। तो भाई लोहा होते ही आप इस स्टेटमेंट को हटा सकते हो। और जैसे ही आप अपना लॉजिक लगाओगे एलिमिनेशन पैटर्न पे, तो पहला स्टेटमेंट अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हो कि हाँ पहला गलत है, तो आप एक यहाँ हटाओगे, एक यहाँ हटाओगे, एक यहाँ हटाओगे। सेकंड और थर्ड आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली बी ऑप्शन मिल जाएगा, सेकंड और थर्ड सही। लेकिन फिर भी हम स्टेटमेंट पे चलेंगे। तो पहला लोहे की वजह से ये गलत हो गया। दूसरा, हड़प्पाई लोग नाव बनाने का कार्य करते थे। बिल्कुल करते थे, क्योंकि लोथल में हमें डॉकयार्ड यानी कि जिसको हम लोग एक तरीके से पोर्ट या बंदरगाह कह सकते हैं, इसके प्रमाण मिले हैं, जहां पर नाव के भी प्रमाण मिले हैं। तो नो डाउट दूसरा तो सही है। तीसरा, हड़प्पाई लोग कुम्हार के चाक के बारे में भी जानते थे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे वहां पे मूर्तियां वगैरह मिली हुई हैं, जिससे पता चलता है कि वो लोग जो मृतभांड थे, मटके थे, मूर्तियां थी, इनका भी निर्माण वो चाक पर करते थे। इसलिए आप कह सकते हो कि दूसरा और तीसरा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, जबकि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। इसलिए आपका सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट भी आपको सही मिल जाती है तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। हालांकि यूपीएससी ने अब थोड़ा सा अपने पैटर्न बदला है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उसमें अब ऑप्शन देने का तरीका उसका बदल गया है, जिसमें केवल 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, चारों युग्म ऐसे करके अब पूछा जा रहा है, जिसमें आपको जब चारों ऑप्शन पता रहेंगे, सभी ऑप्शंस पता होंगे, तभी आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। सेकंड प्रश्न है आपका, 17वीं शताब्दी के दौरान 2 भाई थे, मदन्ना और अकन्ना, निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत प्रमुख राजनीतिज्ञ के रूप में उभरे थे, यानी कि प्रमुख कूटनीतिक या डिप्लोमेट के रूप में उभरे थे। तो ये गोलकुंडा की सल्तनत थी, जो दक्षिण भारत में, यहाँ पर ये 2 भाई थे और दोनों ही ब्राह्मण थे। और दोनों ब्राह्मण थे, जो कि गोलकुंडा सल्तनत में क्या थे, एक तरीके से मंत्री के पद पे काम करते थे, एक डिप्लोमेट के रूप में काम करते थे। और मदन्ना और अकन्ना ने मराठा सम्राट जो शिवाजी को बीजापुर कर्नाटक में एक अभियान में भी मदद की थी। ठीक है, तो आप देख सकते हो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा। सेकंड के बाद थर्ड प्रश्न आता है आपका, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारत के बारे में वर्णन करती है। द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की बात करेंगे तो यह भी भारत के बारे में जो है कि वर्णन करती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक। और साथ में जो टॉलेमी की ज्योग्राफिक है, यह भी पुस्तक भारत के प्राचीन भूगोल के बारे में बताती है। और प्लिनी की जो नेचुरल हिस्टोरिया है, यह पुस्तक भी भारत के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी आपको देती है। सामान्यतः आपके पहली शताब्दी के समय देखती है और इसमें यह बताया जाता है कि भारत और फारस के बीच में या इटली के बीच में किस प्रकार से व्यापार होता था। तो तीनों ही बातें हमें प्राचीन भारत के संदर्भ में जानकारी देती है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में। इसमें ध्रुपद शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब ध्रुपद शैली की बात करेंगे तो ध्रुपद की लोकप्रियता के लिए ग्वालियर के महाराजा मान सिंह तोमर मुख्य रूप से उत्तरदायी थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्रुपद शैली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार के रूप में थे ये। और तानसेन जो अकबर के राजदरबार में थे, एक महत्वपूर्ण ध्रुपद गायक भी थे। बिल्कुल ये बात सही है। और आपको बता दिया जाए कि तानसेन भी ग्वालियर घराने से ही संबंधित थे, जिसके बाद वो अकबर के दरबार में भी नौरत्न में शामिल हो जाते हैं। तो ग्वालियर से मुख्य रूप से ध्रुपद जो है कि शैली निकली। ठीक है, ये कहां से निकलती है? तो ग्वालियर से निकलती है। तो इस आधार पे आप देखोगे कि पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर आप देखोगे वैशेषिक दार्शनिक प्रणाली के संदर्भ में। अब वैशेषिक की बात करें तो ये वैशेषिक जो दार्शनिक प्रणाली है, इसका प्रतिपादन किसने किया? पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो कणाद ने किया था। कणाद जो ऋषि थे, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। और अब हम इसके बारे में देखना चाहेंगे कि क्या कहते हैं ये। यह घोषणा करती है कि मोक्ष ब्रह्मांड की परमाणु प्रकृति और आत्मा से इसकी भिन्नता को पूरी तरह से पहचानने पर निर्भर करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो ब्रह्मांड की जो परमाणु प्रकृति यानी कि कह सकते हो कि नश्वर जो प्रकृति है और आत्मा से इसकी भिन्नता, ये कैसे इससे मतलब आत्मा इससे जो अलग है, ये पूरी तरीके से जब आप पहचान जाओगे तभी आप इस तरीके को मान सकते हो। और यह अवयवों को 3 तत्व यानी भूमि, जल, वायु में कठोरता से वर्गीकृत करती है। तो हम कहेंगे कि नहीं, ये बल्कि 5 तत्वों में वर्गीकृत करती है। ये कहती है कि जो शरीर का निर्माण है या पृथ्वी का जो निर्माण है वो 5 तत्वों से हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और ईथर में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो इस आधार पे आप देखोगे कि केवल 3 में नहीं बल्कि 5 में किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे अगर हम चलते हैं 6 नंबर पे, सातवाहनों के संदर्भ में पूछा जा रहा है, जो कि प्राचीन भारत का एक प्रश्न है, ब्राह्मण समुदाय से थे। सातवाहनों ने ब्राह्मणों को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा को आरंभ किया था। अब यहाँ पे ग्राम दान का मतलब भूमि दान को भी समझ सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ने पढ़ा होगा कि सातवाहनों ने भूमि दान देने की परंपरा को शुरू किया था और यही भूमि दान परंपरा आगे चल के सामंतवादी परंपरा के रूप में डेवलप होती है। तो यहाँ ग्राम दान वर्ड से कहीं ऐसा मत हो जाना कि कंफ्यूज होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इन्होंने ब्राह्मणों को जो है कि कर मुक्त यानी एक ऐसी भूमि दे दी थी जिसपे कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। तो ये तो सही है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। तो यह भी बात बिल्कुल सही है। और उन्होंने ज्यादातर सोने के सिक्के जारी किए थे। जी हाँ, उन्होंने ज्यादातर सोने के सिक्के जारी किए थे, लेकिन कई बार कभी कभी पूछा जाता है कि इन्होंने प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ, प्रोटीन के भी किए थे इन्होंने, तांबे के भी किए थे, कांसे के भी किए थे, लेकिन मैक्सिमम ये लोग सोने के सिक्के शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, ये ध्यान देना। और ये तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, सोना है, मुझे लगा शीशा लिखा हुआ है। तो ये देखो, सोना नहीं, इन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे, शीशे के किए थे। तो मैंने बताया शीशे, प्रोटीन, तांबे, कांसे, इन 4 प्रकार के। और पूछा भी जाता है कि प्राचीन काल में कौन सा ऐसा ब्राह्मण समुदाय था, ब्राह्मण साम्राज्य, जो शीशे के सिक्के जारी करता था। तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा ही सही है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 7वें नंबर पे। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा के पास एक स्थायी सेना होती थी, यह बात गलत है। समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गया था, बिल्कुल सही बात है। यज्ञ की दक्षिणा में भूमिदान की प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुई थी, यह बात सही है कि यज्ञ की दक्षिणा के रूप में कोई भी भूमिदान नहीं देता था, क्योंकि भूमिदान का जो पहला प्रमाण मिलता है वो सातवाहन काल में मिलने लगता है। और जबकि सातवाहन काल से बहुत पहले ऋग्वैदिक काल हो चुका था, जहाँ पे भूमिदान की कोई परंपरा नहीं थी, बल्कि यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः लोग गाय वगैरह दे देते थे, क्योंकि गाय को जो है कि बहुत पूजनीय माना जाता था और वही सबसे अधिक इंपॉर्टेंट मान लिया जाता था। देवताओं की आराधना के रूप में यज्ञ और अनुष्ठान भी प्रमुख हो गए थे, बिल्कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, सोमदेव को प्रसन्न करने के लिए, वरुण को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वगैरह अनुष्ठान किए जाते थे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, केवल पहला गलत है, क्योंकि राजा के पास एक स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। ठीक है, इसके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा कि ये सही नहीं है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अगर हम देखें, मौर्य काल में कृषि के बारे में पूछा जा रहा है। हालांकि इन सभी से रिलेटेड जो मेंस ओरिएंटेड क्लास है, मैं ज्योग्राफी की करा रहा हूँ ऑलरेडी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स भी करा रहा हूँ, और जल्दी ही मैं आप लोगों के सजेशन पे हिस्ट्री, साइंस या फिर सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिस पे आप लोग डिमांड ज़्यादा करोगे, मैं उसे भी शुरू कर दूंगा कुछ ही समय बाद, जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होगी।
और टॉपिक पे आते हैं, मौर्य काल में कृषि व्यवस्था की स्थिति के बारे में बात की जा रही है। महाजनपद काल के बाद जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय होता है, उसी के बाद आपका मौर्य काल भी देखने को मिलता है। मौर्य राज्य किसकों की भलाई के लिए सिंचाई और विनियमित जल आपूर्ति की व्यवस्था करते थे या करता था। मौर्य राज्य था, मौर्य साम्राज्य, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल करता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का जो विकास हुआ था वो आज के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का झारखंड, इन्हीं सब क्षेत्रों में जो है कि मुख्य रूप से उत्पन्न हुआ था। हालांकि फिर उसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो गया। तो ये उस क्षेत्र में था जो गंगा का मैदानी क्षेत्र था, जहां पर अच्छे से खेती वगैरह होती थी और किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था भी यहां पर कर दी गई थी। मौर्य राज्य में दासों को कृषि कार्य में संलग्न किया जाता था, बिल्कुल किया जाता था। दासों के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखा भी है और उसमें दासों के कार्यों के बारे में भी चर्चा की है उन्होंने। फिर यहां पर आप देखो कि जंगल की भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए नए किसानों को कर में छूट दी गई थी तथा मवेशियों, बीजों और धन की आपूर्ति भी की गई थी। बिल्कुल सही बात है। अगर एक स्टेटमेंट यूज में करूं कि जंगल की भूमि को कृषि की भूमि में परिवर्तित करने की पद्धति क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वगैरह में हम लोग बोलते हैं कि झूम खेती क्या होती है, जंगलों को काटो और वहां की जमीन को फिर उपजाऊ बनाओ और वहां पे खेती करो। तो ये पद्धति झूम खेती भी आपको मौर्य काल में देखने को मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही सही हो जाएंगे। 9 नंबर पे चलेंगे हम लोग। गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी विद्वान था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात पूछी जा रही है, न कि पहले के बारे में। तो यहाँ पे रवि कीर्ति, अमर सिंह और कालिदास। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन इसके दरबारी कवि थे, क्योंकि चंद्रगुप्त के दरबार में भी आपको पता है नवरत्न रहते थे। क्या रहते थे? नवरत्न रहते थे। तो यहाँ पे आपको अमर सिंह और कालिदास देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं रवि कीर्ति की, तो रवि कीर्ति ने एहोल नाम का एक अभिलेख लिखा है जिसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध की जानकारी मिलती है। तो भाई पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध और हर्षवर्धन की जानकारी कब मिलेगी? जब हम चालुक्य राजा के पास जाएंगे, यानी चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय। तो रवि कीर्ति उनके दरबार में था, न कि गुप्ता पीरियड में था। इसलिए आपको अमर सिंह और कालिदास को सही मानना होगा और इसलिए बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें अमर सिंह थे, कालिदास थे, छपड़क थे, ये सभी 9 विद्वान हुआ करते थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सुशोभित करते थे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते जैन धर्म के बारे में। इसने देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। ध्यान से समझना, देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। बौद्ध धर्म के विपरीत इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की है और इसका मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसने तीसरा स्टेटमेंट तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो किया है, परंतु इन्होंने कहा कि उसका स्थान जिन के नीचे रहेगा। जिन कौन है? जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली हो, जैसे जो इनके तीर्थंकर हुआ करते थे, महावीर स्वामी हो गए, ऋषभ देव हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, ये सर्वोच्च होते थे और इनके नीचे ये लोग देवता का स्थान रखते थे, लेकिन देवता को ये लोग मानते थे। इसलिए पहला गलत हो गया कि अस्वीकृत नहीं करते थे। और बौद्ध धर्म के विपरीत इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा की, तो ऐसा नहीं था, इन्होंने वर्ण व्यवस्था की कोई निंदा नहीं की थी। ठीक है, तो यहां पर यह भी गलत हो गया। और इसका मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस आधार पे आप देखोगे कि सी वाला स्टेटमेंट से होगा कि केवल तीसरा ही सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोई भी आंसर क्लिक करने के लिए मैं किस तरीके से अप्रोच को यूज कर रहा हूँ, कौन से छोटे छोटे शब्दों को पकड़ रहा हूँ जहां से आप इन चीजों को सही कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको भी एग्जाम हॉल में छोटे छोटे शब्दों पर ध्यान देना है। बिल्कुल एक स्टेटमेंट को मत ढूंढिए कि पूरा एक स्टेटमेंट गलत हो। उस एक स्टेटमेंट में कोई एक शब्द ऐसा दिख जाएगा आपको जो सामान्यतः गलत करता है उस ऑप्शन को। यूपीएससी यही खेल खेलती है आपके दिमाग से। अब यहां देखते हैं ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वैदिक काल में महिला दासियों का प्रचलन था। ध्यान देना, दासियों की बात कर रहा है और महिला दासियों की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे हाँ ऋग्वैदिक काल में हमें कुछ महिला दासियों की भी जो है कि चर्चा सुनने में मिलती है। ऋग्वैदिक काल में भूमि एक सुस्थापित संपत्ति थी, तो ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में गाय को जो है कि एक संपत्ति माना जाता था, भूमि को नहीं माना जाता था मुख्य रूप से। कभी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो अदरवाइज नहीं मानते थे लोग। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह का व्यापक रूप से प्रचलन था, ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में तो विधवा विवाह का प्रचलन तो था, नियोग प्रथा का था, लेकिन बाल विवाह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इसमें तो यह भी कहा जाता था कि विवाह करने की जो योग्य उम्र है वो 16-17 साल के बाद मानी जाती थी कि एक लड़की का विवाह या बच्चे का विवाह किया जाए। तो बाल विवाह का ऐसा कोई प्रचलन नहीं था। हाँ, विधवा विवाह का जरूर देखा जाता था, तो इसलिए तीसरा भी गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएगा। अब यहां पर एक
स्टेटमेंट दे रहा है कि अतीन्द्रिय गीतात्मक यह नित्य रूप दैव और मानव उदात्त लौकिकता को छूता प्रेम और उत्साह का एक नित्य है। यह उच्च शैली का नित्य और कुछ मात्रा में शास्त्रीय नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण पर आधारित है। इसकी अभिव्यक्ति की तकनीकियां दो आधारभूत मुद्राओं चौक और त्रिभंग। अब यहां से देखो ये कीवर्ड्स निकल के आएगा कि चौक और त्रिभंग जो है कि किस डांस में देखने को मिलता है आपको, और धड़ संचालन की इस नृत्य शैली का महत्वपूर्ण विशिष्ट अभिलक्षण है, यानी कि इसमें धड़ का भी संचालन किया जाता है। और ये सामान्यतः आपके ओडिसी नृत्य में देखने को मिलता है, जिसमें धड़ संचालन भी होता है, त्रिभंग और चौक मुद्रा जो है कि देखने को मिलती है। तो ये आपको किस नृत्य में देखने को मिलेगा? ओडिसी नृत्य में मिलेगा। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट से हो जाएगा। अगला करंट अफेयर्स का एक प्रश्न है कि उपग्रह इंटरनेट या अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ देखोगे अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए उपग्रहों को निम्न भू कक्षा लियो और भू स्थैतिक कक्षा दोनों में स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने अभी आपको PT 365 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बताया भी था कि किस प्रकार से इसके लिए एक पूरा प्लान किया जा रहा है कि ये पृथ्वी के ऊपर जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है 400 किलोमीटर के आसपास जो है कि हम एक सैटेलाइट को जो है कि वहां पे लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की सहायता को प्रयोग कर सकते हैं। और DTH के प्रसारण के विपरीत यह एक दो तरफा संचार होगा। अच्छा, यह भी बात सही है। और स्टारलिंक भू स्थैतिक उपग्रह आधारित इंटरनेट का एक उदाहरण है क्या? तो स्टारलिंक दुनिया का पहला और सबसे बड़ा उपग्रह समूह है जो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल अन्य का समर्थन करने में सक्षम ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए निम्न भू कक्षा का प्रयोग करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है? भू स्थैतिक उपग्रह, जो कि ये भू स्थैतिक उपग्रह कक्षा का प्रयोग नहीं करता, लियो का करता है। इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, और करंट अफेयर्स का ये वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब चलते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको वन वेब के नाम से पढ़ाया था, और इसी तरीके से मैं अब जल्दी 1 से 2 दिन में, थोड़ा सा इलेक्शन की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मंथली मैगजीन जैसे मैं विजन IAS की पहले पढ़ाता था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक मैंने पढ़ाया भी है, वैसे फिर से मैं जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स शुरू करने वाला हूँ। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1958 के प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम AMASR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। और क्या विचार करते हैं? अधिनियम पुरातात्विक उत्खनन को विनियमित करता है और रूपकृतियों और नक्काशियों के संरक्षण पर ध्यान देता है। तो ये स्टेटमेंट तो भाई सही है। दूसरा कह रहा है 1958 के AMASR अधिनियम के अनुसार पुरातात्विक स्थल से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ऐसे भग्नावशेष या परिशेष शामिल है जो कम से कम 1000 वर्षों से विद्यमान है। क्या? तो 1000 वर्षों की अगर बात की जाए तो ये कम से कम गलत हो जाएगा। यहाँ माना जाता है कि कम से कम 100 वर्षों से वो चीजें विद्यमान होनी चाहिए, तभी हम उसे पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मान सकते हैं इस अधिनियम के अनुसार, जबकि 1000 वर्षों से विद्यमान है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आप देखिए कितना छोटा सा एक वर्ड इसमें इंक्लूड करके, या यूं कहूं कि एक जीरो बढ़ा देने से स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है अधिनियम में हालिया संशोधन करते हुए राज्य सरकारों को संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर 100 मीटर से बाहर क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति देता है क्या? तो यहाँ पे कहता है कि नहीं, बल्कि 100 मीटर से बाहर का आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते हो, राज्य सरकार के पास ये अथॉरिटी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार कर सकती है। तो तीसरा भी गलत है, क्योंकि राज्य सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है। तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, और पहला ही केवल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए 14 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा वासी दुर्गा, अंबा, काली जैसी देवियों की पूजा करते थे। हड़प्पा वासी लिंग पूजा करते थे। देखिए, लिंग पूजा के प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन हड़प्पा वासी दुर्गा, अंबा, काली ऐसी देवियों की पूजा करते हो, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, बल्कि एक उर्वरता की देवी के नाम पे इन्होंने पूजा का प्रमाण मिला है, जिसमें एक देवी है जो कि आधी मतलब कि जमीन के बाहर है और आधी अंदर है। ऐसा माना जाता है कि उर्वरकता की देवी है, जो जड़ इसकी है नीचे है। इस तरीके के प्रमाण देखने को मिले हैं, लेकिन कहीं पर भी आप देखोगे दुर्गा, अंबा, काली, चंडी, इन प्रकार की मूर्तियों के या इन प्रकार की पूजा आराधना के कोई हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसलिए हम इसे कट कर देते हैं, केवल दूसरा स्टेटमेंट लेंगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित दार्शनिक पद्धतियों में से कौन सी केवल भौतिकवाद में विश्वास करती है? स्टेटमेंट देखो, भौतिकवाद में बात कर रहा है केवल, मतलब अध्यात्म में तो कोई विश्वास करते ही नहीं, तो इसे हम कहते हैं लोकायत। ठीक है, लोकायत वाले जो होते हैं वो मुख्य रूप से केवल और केवल भौतिकवाद में विश्वास करते हैं, बाकी उन्हें किसी चीज में विश्वास नहीं होता है।
और अगर आप इसका दूसरा नाम जानना चाहते हो तो इसका दूसरा नाम है चारवाक दर्शन। क्या कहते हैं इसे हम? चारवाक दर्शन भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से भौतिकवाद में विश्वास करते हैं। और अगर हम इसमें कहते हैं कि भौतिक तत्वों से बने भौतिक शरीर यानी मानव को ही सभी क्रियाओं का मूल मानते हैं, कि कोई भी क्रिया अगर समाज में संपन्न हो रही है तो इसके पीछे कोई प्रकृति में संपन्न हो रही, तो इसके पीछे कोई भी दैवी शक्ति नहीं। ये कहते हैं कि कोई इसके पीछे दैवी शक्ति नहीं है, अर्थात वो आत्मा को, ईश्वर को, इन सभी चीजों के जीवन को, अस्तित्व को अस्वीकार कर देते हैं। इसे मानते ही नहीं है इस तरीके की चीजों को। बस वो कहते हैं जो भी काम हो रहा है सारा का सारा मानव ही कर रहा है और मृत्यु ही मानव का अंत है, सुख भोगना ही जीवन की एकमात्र वस्तु है। ये ऐसा स्टेटमेंट यूज करते हैं। ये नहीं कहते कि मृत्यु मानव का अंत है, यही कहते हैं। मतलब मोक्ष को तो ये अंत मानते नहीं कि मोक्ष भी प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्या है 17 नंबर पे? यहां पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। प्राचीन भारत के संदर्भ में भुक्ति, विषय और वीथि, ये जो शब्द हैं ये किस साम्राज्य से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अगर आप देखोगे तो ये प्रशासनिक विभाजन इकाइयों से संबंधित है, क्योंकि भुक्ति, विषय, वीथि ये जो है मुख्य रूप से ये आपको कब देखने को मिलेगा? ये गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगा। जो गुप्त काल था, उन्होंने अपने राज्य को कई प्रांतों यानी कि भुक्तियों में विभाजित किया था, और फिर हर भुक्ति जो है कि एक उपरिक में थी और भुक्तियों को जिले यानी कि विषय के रूप में डिवाइड किया था। तो भुक्ति क्या थे? एक तरीके से प्रांत थे, और विषय क्या थे? एक तरीके से उसमें जिले थे। और वीथि की बात अगर हम करें तो वीथि जो है कि ये मुख्य रूप से विषय जो वीथियों में विभाजित थे, फिर वीथि जो है ग्राम में विभाजित थे। तो इस तरीके से इनकी कैटेगरी थी। तो ये हो गया प्रशासनिक विभाजन। अगला प्रश्न है मुगल शासन के दौरान मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये मनसबदारी व्यवस्था को जो शुरू किया गया था वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में अपनी जीत के बाद इसकी स्थापना की थी। तो मैंने अभी बताया आपको कि ये तो बाबर ने शुरू किया था, अकबर ने, तो पहला तो गलत हो गया। इस प्रणाली के तहत मनसबदारों को अपना निजी सैन्य बल बनाए रखना पड़ता था, यह बात बिल्कुल सही है। मनसबदारों के वेतन रुपयों में निश्चित किए जाते थे और उन्हें जागीर देकर भुगतान किया जाता था, यह भी सही है। क्योंकि असल में दोस्तों जो मनसबदारी व्यवस्था थी ना, मनसबदारी व्यवस्था, इसमें दो पद आते थे। एक आता था जात पद और एक होता था सवार पद। जात पद क्या होता था? ये आपकी रुतबा या आपका पद क्या होता है प्रशासन में, इसके बारे में बताता था और इसके बदले आपको वेतन दिया जाता था। लेकिन सवार पद आपकी जिम्मेदारी बताता था, यानी उतनी आपको सैनिक व्यवस्था रखनी पड़ती थी, घोड़े वगैरह रखने पड़ते थे कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को आपकी मदद चाहिए होगी तो राजा को आप मदद भी करेंगे। तो ये व्यवस्था थी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैन्य बल भी बनाए रखना पड़ता था और उन्हें वेतन भी दिया जाता था। तो 2 और 3 सही है, अर्थात बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 18 का। क्या हो जाएगा 18 का? बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, ठीक है, समअप जिसे हम कहेंगे SUMUP, यानी स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप, ये प्रायः सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। ये किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो कि भाई जब 20 की बात हो रही है तो स्टार्टअप 20 का मतलब G20 से रिलेटेड होगा। अभी भारत में तो इसका बहुत चर्चा रहा है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हो G20 से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 20 नंबर पे। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि PVTG अर्थात कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, और इनके संबंध में प्रश्नों को हमें पढ़ना है। सासा समिति की सिफारिश पर सरकार ने PVTG के रूप में सबसे कमजोर समूहों की पहचान की है। PVTG की पहचान के मानदंड में घटती या स्थिर जनसंख्या और प्रौद्योगिकी का पूर्व कृषि स्तर शामिल है। कथोड़ी, जारवा और कोरग ये PVTG के उदाहरण माने जाते हैं। तो देखो कथोड़ी हो गया, जारवा हो गई, कोरग हो गया, ये सभी जनजातियां इसके अंतर्गत आती हैं, क्योंकि टोटल भारत में 75 ऐसे ग्रुप्स को सेलेक्ट किया गया जो PVTG के अंतर्गत माना जाता है, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि ये शासक समिति नहीं थी, इसके लिए ढेबर आयोग का गठन किया गया था। किसका आयोग का गठन किया गया था? ढेबर आयोग। और ये ढेबर आयोग आपकी 1973 में गठित की गई थी। इसी के तहत कहा गया था, इस आयोग ने कहा था कि आदिम जनजातियों का एक अलग से ग्रुप बनाया जाए, जिसको हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सासा समिति गलत हो जाएगा और बाकी सेकंड और थर्ड सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो खुद कास्ट और पाही कास्ट इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो जैसे आपने देखा होगा कि काश्तकारी जिसे हम कहते हैं, जो किसानी से संबंधित होती है, खेती करने संबंधित होती है, तो काश्तकार आप वर्ड सुनते होंगे। काश्तकार किसे कहा जाता है? किसी और को नहीं बल्कि किसानों को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत आसान कर दिया इसको, तो ये तो पूछा जा रहा है किसानों के लिए, तो ये किसानों से संबंधित होता है, ठीक है। जो खुद कास्ट होता है और काश्तकार होता है, तो ये आपके किसानों से संबंधित
होता है। हालांकि 17वीं शताब्दी के स्रोत के दौरान जो है कि ये वर्ड यूज करते थे। अगर मैं इसमें आपको बताना चाहूँ कि दोनों शब्दों के अंतर भी आपको पता होने चाहिए, तो खुदकास्ट की बात करेंगे कि वे किसान जो उन्हीं गांव में रहते थे जिसमें उनकी जमीनें होती थी, यानी वो अपनी ही जमीनों पे जब खेती करते थे अपने ही गांव में रह के, तो उन्हें खुदकास्ट कहा जाता था। और पाही कास्ट किसे कहते थे, जो वो दूसरे के गांव में जाके ठेके पर या बटाई पर कुछ खेती करते थे दूसरों की जमीनों पर, उनके पास अपनी जमीनें नहीं होती थी, इसीलिए उन्हें पाही कास्ट भी कहा जाता है। तो खुदकास्ट और पाही कास्ट आपको अंतर समझ में आ गया, यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रुद्रदामन प्रथम के बारे में बात करेंगे, जो जूनागढ़ साम्राज्य से संबंधित भी थे गुजरात में। उसने काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र में सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के लिए कार्य किया था। बिल्कुल, उसने जो है कि काठियावाड़ का जो क्षेत्र था गुजरात का, यहाँ पे जो सुदर्शन झील थी पहले से ही बनी हुई थी, इसका रिनोवेशन करवाया, यानी कि एक तरीके से पुनरुद्धार करा दिया था। और दूसरा है, उसने विशुद्ध संस्कृत में पहला बृहद शिलालेख लिखा था। बिल्कुल हाँ, यह बात भी सही है, क्योंकि ये संस्कृत प्रेमी था और इसने अपना एक बृहद शिलालेख लिखा था जिसको हम लोग जूनागढ़ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं, रुद्रदामन का। तो पहला सही है, दूसरा सही है। फिर यहाँ पे पूछा है, कहा जाता है कि उसके शासनकाल के दौरान सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आया था। तो ये आपको बताना है, क्या सेंट थॉमस उस समय आया था या नहीं आया था। तो आप कहोगे कि जो पार्थियन राजा गोंडो फर्नीस था ना, उसके शासनकाल में सेंट थॉमस आया था, न कि इसके शासनकाल में। इसके शासनकाल में नहीं आया था, इसलिए पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, तीसरा गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ पर कुछ लेखक और साहित्य, उनकी रचना के बारे में जो मिलान करना है। जैसे अगर आप देखोगे, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा है, बिल्कुल सही है। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है, यह भी सही है। बिल्हड़ ने विक्रमांक देव चरित लिखी है, यह भी पुस्तक सही है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही सही है। आगे चलते हैं, अगर हम प्रश्न पे 24 नंबर पे, भारत के प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में गर्त आवास मुख्य रूप से संबंधित है। गर्त आवास जो गड्ढों में घर बना के रहते थे उनसे संबंधित है, और सामान्यतः यह जानकारी आपको कश्मीर के बुर्ज होम से मिलेगी। कहां से, तो कश्मीर में बुर्ज होम से, जो कि एक नवपाषाण काल की बस्ती भी है, और यहाँ पे गर्तावास की जानकारी मिलती है। और इन गर्तावास में कुछ कब्रों की भी जानकारी मिलती है, जिसमें मालिक के साथ पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा देखने को मिली थी। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि नवपाषाणिक काल में देखने को मिलते गर्तावास, बुर्ज होम, जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित, हाल ही में भारत ने G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों के शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई अपनाने का आह्वान किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये भगोड़े आर्थिक अपराधियों का मतलब होता है जो भारत के अंतर्गत, जिसको हम लोग एक अधिनियम बन चुका है 2018 का, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, जिसमें जो भी भगोड़ा आर्थिक अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति माना जाएगा, जो भगोड़ा हो गया, जो पैसे लेके भाग गया है, तो जिस भी देश में गया है वहां की देश को क्या करना चाहिए कि उस भगोड़े आदमी को पकड़ के जांच वगैरह करवा के और भारत वापस भेजना चाहिए कि भाई तुम भागो यहाँ से, तुम भगोड़े हो, अपने देश के आर्थिक क्रियाकलापों में तुमने बहुत बड़ा घाटा किया, नुकसान किया है। तो इससे संबंधित बात की जा रही है। तो यहां आप देखोगे कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी शब्द को भारत में किसी भी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि इस शब्द को फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत क्या किया गया, परिभाषित किया गया है एक ऐसे व्यक्ति को जो सूचीबद्ध अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और जिसने कम से कम 100 करोड़ रुपए का जो है कि, ध्यान देना, 100 करोड़ रुपए का जो है कि गबन किया हो या उस पैसे को रिटर्न ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। और दूसरा, तो पहला तो गलत हो गया कि परिभाषित नहीं किया गया, ये बात तो गलत हो गई, परिभाषित किया गया। भारत सरकार देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, संपत्तियों को जब्त कर सकती है। तो यहाँ पे केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर पे, गुप्त काल की न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। हम यहाँ पे गुप्त काल की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझने वाली बात है कि गुप्त काल में कुछ विशेष प्रकार की थी क्या न्याय व्यवस्था। तो समझते हैं, इस अवधि के दौरान दीवानी और आपराधिक विधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और सीमांकित किया गया था। हालांकि दीवानी और फौजदारी को अलग अलग कैटेगराइज किया गया था। मौर्य काल में भी कौटिल्य ने जो है कि अपने अर्थशास्त्र में लिखा भी था, जिसको कंटक शोधन और दीवानी मामले के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन गुप्त काल में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया था कि दीवानी मामले कौन से होंगे और आपराधिक मामले कौन से होंगे। तो पहला तो सही है, जैसे चोरी करना, व्यभिचार करना, ये सभी आपराधिक के अंतर्गत आएंगे। लेकिन वही संपत्तियों का, उत्तराधिकार का मामला जो होता था वो दीवानी मामलों में आ जाता था। तो इसलिए दोनों चीजों को विस्तार कर दिया गया था परिभाषित तरीके से।
विधियां वर्ण भेद पर आधारित थी, बिल्कुल कह सकते हो कि विधियां जो है कि वर्ण भेद पर आधारित थी। जैसे ब्राह्मण पुजारियों के लिए अलग जो है कि नियम होते थे, राजाओं के लिए अलग होते थे, ये बिल्कुल एक समान नहीं थे बल्कि वर्ण के भेद पर आधारित था। और तीसरा है कारीगरों व्यापारियों की श्रेणी स्वनिर्मित विधियों द्वारा शासित होती थी। तो इसको भी आप कहोगे कि हाँ यह भी सही है, क्योंकि जो श्रेष्ठी होते थे, जो श्रेणियां होती थी जो व्यापार करने वाली, ये अपने से भी कुछ जो है कि इनके जो संघ होते थे वो नियम बना लेते थे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीलबंद कवर न्यायशास्त्र पद को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो अब ये मामला करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीलबंद लिफाफे या कवर में सूचना स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जैसे रिपोर्ट सबमिट की गई थी तो उन्होंने देखा कि ये जो रिपोर्ट दी जा रही है वो पूरी तरीके से सीलबंद लिफाफे में है, और उन्होंने फिर इसको अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे सीलबंद लिफाफे में नहीं देखेंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि फिर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ब्राइब दी हो, घूस दिया हो। इसलिए इन्होंने ऐसी चीजों से बचने के लिए सीधे सीधे मना कर दिया कि हमें सीलबंद नहीं चाहिए, जो चाहिए खुले मंच पर दीजिए। तो यहां पर इसका जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा, यह उच्चतम न्यायालय और कभी कभी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों में जो जानकारी मांगने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रथा है, जिसे केवल न्यायाधीशों द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सी ऑप्शन। अब यहां पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 28 नंबर पे। मुगल साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, और क्या हमें देखना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। एंटोनियो मोन्सेरेट एक पुर्तगाली पादरी थे जिसे अकबर को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए मुगल दरबार में भेजा गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक पुर्तगाली पादरी थे और ये सम्राट अकबर जब 1542 से 1605 के समय थे तो उस दौरान ये भारत आए थे, और इनका प्रयास ये था कि हम किसी भी तरीके से अकबर को भी ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अकबर जो है कि अपने इस्लाम पर ही अडिग रहा। दूसरा, फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी था जिसने राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में सेवा की थी। क्या तो आप देखोगे कि एक तरीके से फ्रांसीसी चिकित्सक भी था और राजनीतिक भी था, लेकिन इतिहासकार की बात करें तो ये इतिहासकार भी था, और बिल्कुल ये दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में आया था। उस समय शाहजहां का शासनकाल चल रहा था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। सर टॉमस रो एक अंग्रेज राजनयिक था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक अधिकार प्राप्त करने के लिए सम्राट शाहजहां के दरबार में आया था। यही गलत है, क्योंकि ये सम्राट शाहजहां के दरबार में नहीं बल्कि जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? जहांगीर के दरबार में आया था, क्योंकि ये भारत में आया था 1615 ईस्वी में, और 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद से जहांगीर शासनकाल देख रहा होता है, और उस समय जहांगीर का शासन होता है जिस समय ये भारत में आता है। हालांकि इससे पहले आपका कैप्टन हॉकिंस भी आ चुका था, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। इस आधार पे आप देखोगे कि 28 का डी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 केवल सही है। अगला प्रश्न है 29, वीर शैव परंपरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके संस्थापक बासवन्ना सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे क्या? तो देखो, बासवन्ना जो इसके संस्थापक हैं ये तो बिल्कुल सही है, ये कर्नाटक में 12वीं शताब्दी के दौरान थे। और आप देखो निजामुद्दीन औलिया कब थे? 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के आसपास रहेंगे, क्योंकि 1238 से लेकर 1325 ईस्वी तक ये जीवित थे। तो 13वीं भी कह सकते हो, 14वीं भी कह सकते हो, लेकिन बासवन्ना जो थे वो आपके 12वीं शताब्दी में थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया कि निजामुद्दीन औलिया के समकक्ष नहीं थे, यानी समकालीन नहीं थे। इस परंपरा का मानना है कि प्रत्येक भक्त को भगवान शिव में विलीन होने से पूर्व जन्म के अनेक चक्रों से गुजरना पड़ता है क्या? ऐसा माना जाता है? तो हम कहेंगे कि नहीं। लिंगायतों का ऐसा मानना है कि मृत्यु के बाद भक्त शिव में विलीन हो जाएंगे तथा वे इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, अतः वे पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। लेकिन वीर शैववाद में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा है, वीर शैववाद ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया है। तो ये बात आपकी सही है कि वो मूर्ति पूजा अनेक देवी देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते थे। केवल तीसरा सही होगा, तो यहाँ पे 29 का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 30 नंबर पे, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में कराचिल अभियान निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान हुआ था? बिल्कुल आप बता सकते हो मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान। जो हम 4 घटनाओं को क्रम वाइज पढ़ते हैं, जैसे कि राजधानी परिवर्तन हो गया, मुद्रा का जो है कि परिवर्तन हुआ, इसी समय कराचिल अभियान भी हुआ था। तो अगर मैं बताऊं आपको कि 1333 के आसपास की घटना है, 1333 के आसपास की, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि शासन कर रहा था, तो उसकी जो सेनापति थे वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू कांगड़ा क्षेत्र में कराचिल अभियान करने के लिए गए हुए थे। तो यहां पर यह स्टेटमेंट पूछा जाता है आपसे।
अगले प्रश्न को देखते हैं 31 नंबर को। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष को निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत कहा जाता है? तो ये वेदांग होते हैं दोस्तों, जो वेदांग साहित्य, वैदिक साहित्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये वेदांग होते हैं जो कि पूरे 6 होते हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अष्टाध्यायी पतंजलि द्वारा लिखी गई है क्या? इसमें पूछा जा रहा है अष्टाध्यायी पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न है, सर्ववर्मन नामक एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान ने कातंत्र व्याकरण की रचना की और हाल द्वारा, जो हाल थे, संस्कृत में एक महान काव्य कृतिगाथा सप्तशती की रचना, मतलब कि गाथा सप्तशती की रचना की गई। तो इसमें अगर आपको तीनों गलतियां ढूंढनी है तो देखो, अष्टाध्यायी की रचना की गई थी पाणिनि के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? पाणिनि के द्वारा। जबकि पतंजलि ने इसी पर एक महाभाष्य से लिखा था। क्या लिखा था? महाभाष्य। तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हाल नाम का जो सातवाहन शासक था, उसी के दौरान, ध्यान देना कि जो हाल नामक एक सातवाहन शासक थे, ये इसी के दरबार में सर्ववर्मन एक दरबारी कवि रहते थे, विद्वान रहते थे। इन्होंने ही क्या लिखा था? कातंत्र व्याकरण की रचना की थी। तो दूसरा तो सही है, लेकिन हाल के द्वारा गाथा सप्तशती की रचना तो की गई है दोस्तों। अब आप कहोगे कि सर तीसरा भी तो सही है, लेकिन मैं कहूंगा एक शब्द से गलती पकड़ते हैं। संस्कृत में नहीं की गई थी, ये की गई थी प्राकृत भाषा में रचना। किस भाषा में की गई थी? प्राकृत भाषा में। और यहाँ क्या दे रहा है आपसे स्टेटमेंट? संस्कृत भाषा कह रहा है, इसलिए तीसरा भी गलत है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला गलत हो गया क्योंकि अष्टाध्यायी पतंजलि ने नहीं, पाणिनि ने लिखी है। और तीसरा क्यों गलत हुआ? क्योंकि हाल ने जो पुस्तक लिखी थी गाथा सप्तशती, ये प्राकृत भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका 33। प्रायः सुर्खियों में रही छठी आकलन रिपोर्ट यानी AR, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट 6, ये किससे संबंधित है? तो ये आपकी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के द्वारा जारी की गई थी। यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, क्लाइमेट चेंज, इस पर जो है कि इंटर गवर्नमेंटल के द्वारा जो है कि जारी की जाती है रिपोर्ट। और जिसमें ये कहा गया कि 2018 की लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की एक रिपोर्ट भी इस समय आई हुई थी। तो ये आपके IPCC से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर स्थापत्य कला की नागर शैली की विशेषता है? अगर आप नागर शैली की बात करोगे तो ये सामान्यतः उत्तर भारत मंदिर शैलियों की विशेषता है। और जबकि द्रविड़ शैली की बात करोगे तो दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशेषता है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों के मिश्रित व्यवस्था देखने को मिलती है, जिसे हम बेसर शैली कहते हैं। अब बात करेंगे एक एक पॉइंट पे। संपूर्ण मंदिर एक पत्थर के चबूतरे पर निर्मित होता है। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। नागर शैली में क्या होता है? एक पत्थर का चबूतरा बना दिया जाता है और उसी पे पूरा का पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है। मंदिरों एक विशाल चहारदीवारी से घिरा होता है, ये बात गलत है। ये आपको द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा कि पूरे मंदिर को क्या किया जाता था? एक चहारदीवारी से घेर दिया जाता है, चारदीवारी से। तो दूसरा तो गलत हो गया। गर्भगृह सबसे ऊंचे मीनार के नीचे स्थित होता है, बिल्कुल। और इसको जो है कि विमान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मूर्ति है गर्भगृह में, तो ऐसे करके उसके ऊपर एक विमान टाइप की खूब गहरी सी जो है कि एक लंबी सी छत बना दी जाती है, मीनार टाइप की। तो तीसरा भी सही है। मंदिर परिसर में एक बड़ा सा जलाशय भी निर्मित होता है। तो यह भी बात नहीं, क्योंकि जलाशय होना, बड़ी चहारदीवारी होना, एक बहुत बड़ा पार्क टाइप का ग्राउंड होना, ये सभी दक्षिण भारत की विशेषता देखने को मिलती है। क्योंकि वहां पे मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं होते, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए भी एक जगह का काम करते हैं, जबकि उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता था। तो पहला और तीसरा ही केवल सही होगा। दूसरा और चौथा आपके द्रविड़ शैली की विशेषता से संबंधित हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। पारंपरिक रंगमंच भवाई के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसको पढ़ लेते हैं कि इस कला का मुख्य केंद्र कच्छ और काठियावाड़ है। क्या गुजरात के क्षेत्रों में होती है? तो बिल्कुल कह सकते हो कि पारंपरिक नाट्य शैली है यहाँ की। तो बिल्कुल सही बात है पहला। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, इसमें वाद्य यंत्र के रूप में केवल तबला का प्रयोग होता है, केवल तबला और बांसुरी का? तो ऐसा नहीं है, इसमें तबला भी होता है, बांसुरी भी होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें इंक्लूड होता है पखावज भी होता है, मंजीरा भी होता है, और भी कई सारे वाद्य यंत्र होते हैं, सारंगी वगैरह भी यूज होती है। तो केवल तबला और बांसुरी नहीं, बल्कि इसमें पखावज भी शामिल होता है। तो दूसरा तो गलत हो गया। इस कला में भक्ति और रोमानी भावनाओं का दुर्लभ समन्वय देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं बिल्कुल भवाई में भक्ति और रोमानी भावनाओं का भी समन्वय देखने को मिलता है। तो 1 और 3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न है, गुज्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के साथ उत्तर भारत में कई राजपूत राज्य अस्तित्व में आए थे। निम्नलिखित में से कौन से राजपूत राजवंश हैं? तो यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के जब विघटन हो गया था तो कई सारे जो है कि राजपूत राज्य अस्तित्व में आते हैं राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में। तो आप देखोगे कन्नौज के गढ़वाल भी आते हैं, भाई कन्नौज के गढ़वाल भी आते हैं,
वहीं मालवा के परमार भी आएंगे, अजमेर के चौहान भी आएंगे, कलचुरी आएगी और बुंदेलखंड के चंदेल भी आएंगे। अजमेर के चौहान में ही आपको क्या कहते हैं उनको, पृथ्वीराज चौहान देखने को मिलते हैं। ठीक है, जजाक भुक्ति का चंदेल वंश भी देखने को मिलता है, ये भी राजपूत था। फिर आपके जो जयचंद्र थे, ये भी कन्नौज के गढ़वाली संप्रदाय से संबंधित थे। तो ये सभी के सभी गुज्जर प्रतिहार का जब विघटन में आता है तो पांचों के पांचों आपके राजपूत राजवंश उद्भव होते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 37, भारतीय के मतलब भारत के मध्यकालीन इतिहास के दौरान मुजरियान आमतौर पे थे। जो मुजरियान थे वो कौन थे दोस्तों? तो मुजरियान काश्तकार किसान हुआ करते थे। कौन होते थे? काश्तकार किसान होते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता है? तो दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक माना जाता था। और इनकी जो राजधानी होती थी वो क्या होती थी? मान्यखेत नाम से इनकी राजधानी हुआ करती थी। और यहां पे जो आप ऑप्शन में देख पा रहे हो, दंती दुर्ग तो हो गए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, बाकी ये तीनों भी राष्ट्रकूट वंश के ही शासक हैं। सभी की अपनी अपनी एक विशेषता है। अगर मैं कृष्ण प्रथम की बात करूं तो इन्होंने ही कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। क्या कराया था इन्होंने ही कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था। और यह प्रसिद्ध मंदिर एलोरा में स्थित है। कांची का कैलाश मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो पल्लव वंश कराता है। ये आपका एलोरा का कैलाश मंदिर कह सकते हो, महाराष्ट्र के अंतर्गत। ये आपके राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया जाता है। वहीं वल्लभ राज की बात करोगे तो वल्लभ राज भी जो है कि बहुत ही पराक्रमी राष्ट्रकूट शासक थे। तो इस तरीके से आप देखोगे दंती दुर्ग इसके संस्थापक हो गए। आगे देखते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में समाहर्ता संबंधित आता है वर्ड। समाहर्ता किससे संबंधित था? तो जो कर निर्धारण के अधिकारी को समाहर्ता कहा जाता था। जो सामान्यतः क्या होता था? जो कर का निर्धारण करता था। ये मुख्य रूप से मौर्य शासन काल के दौरान आपको देखने को मिलेंगे, गुप्त वंश में नहीं, मौर्य शासन काल में। अगला प्रश्न है 40 नंबर पे, अकबर ने 1580 में साम्राज्य को 12 प्रांतों में विभाजित किया था जिन्हें सूबा कहा जाता था। इस संदर्भ में अकबर द्वारा प्रांतीय स्तर पर निम्नलिखित में से किन अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक तो बख्शी था और एक वाकिया नवीस था। तो स्टेटमेंट 2 और 4 हो जाएगा। बख्शी की बात करें या वाकिया नवीस की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पद भी होते थे, क्योंकि जो वाकिया नवीस होते थे, ये वाकिया मतलब कि जो वाक्य होता था, अर्थात कि जो भी चीज होती थी वो संदेश लेखक होते थे जो साम्राज्य के सभी हिस्से में तैनात होते थे। और जो मीर बख्शी होते थे, ये इन्हीं रिपोर्ट को, जो वाकिया नवीस तैयार करते थे, इन्हीं रिपोर्ट को क्या करते थे? दरबार में प्रस्तुत करते थे कि साहब आपके जो 12 प्रांत हैं उनमें ये काम हो रहा है, ये घटनाएं हो रही हैं, इस तरीके का विकास काम हो रहा है, इस तरीके के आपराधिक कृत्य हो रहा है। तो ये सारी रिपोर्टिंग वाकिया नवीस करता था और मीर बख्शी उसे जाके रिपोर्ट करता था सम्राट को, इन्हीं चीजों को। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर पे, अगर हम देखेंगे बीजापुर के बारे में। बीजापुर के गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई, यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह बात तो सही है। यह स्मारक दीवार विहीन है तथा यह बाहर और अंदर दोनों तरफ से गोलाकार है। क्या ऐसा है? तो पहली चीज तो हमें यह समझनी है कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है गोल गुंबद, और जो कि बीजापुर के आदिल शाही राजवंश जो थे, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो गुंबद एक विशाल वर्गाकार भवन है जिस पर एक गोलाकार ड्रम निर्मित है और इसमें बहुत सारी गुंबद टिका हुआ है। तो इस कारण से इसे जो है कि नाम दे दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये अंदर से जो है कि बिल्कुल दीवार भी है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक दीवार जो है कि लगभग 135-35 फुट के आसपास है। तो दूसरा तो गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 42 में। प्रोजेक्ट एलोरा की बात करें, प्रोजेक्ट एलोरा की बात करते हैं तो ये क्या है भाई? यह संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है और इसका उद्देश्य दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और उन्हें संरक्षित करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है जबकि दूसरा सही है। यानी कि ये तो बात सही है कि इसका उद्देश्य दुर्लभ भारतीय भाषाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और उन्हें संरक्षित करना। लेकिन अगर इस पहल की बात करें तो इस पहल को माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया के द्वारा जो है कि तैयार किया गया, न कि संस्कृति मंत्रालय। तो इसकी एक पहल नहीं है ये। और ये मुख्य रूप से आपके ये इस पर निर्भर करेगी, क्या कहते हैं इसको, एआई पर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। और प्रोजेक्ट एलोरा को 2015 में ही माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 43 नंबर पे। प्राचीन भारत के महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कारक मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे? कि किस प्रकार से मगध जो है कि बहुत
चरमोत्कर्ष हो गया। पहली चीज कि यहाँ पे लौह खदानों की उपलब्धता हो गई थी और जिससे लोहे का ज्ञान होने की वजह से महाजनपद काल में मौर्य प्रशासन में मुख्य रूप से लोहे के हथियार बनाए जाने लगे, यानी लोहे की तलवारें, लोहे के भाले, जिनसे इनकी सैनिक क्षमता में एक नई मतलब कि एक नई शक्ति, नई ऊर्जा देखने को मिली। वहीं सेना में हाथियों का भी प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि जब जंगल काटे जा रहे थे, मैंने आपको पहले या दूसरे प्रश्न में बताया था कि किस प्रकार से मौर्य काल में झूम खेती की व्यवस्था थी, जंगलों को काट के कृषि खेती बदलना था। तो जब जंगल काटे जा रहे थे, उन जंगलों में बहुत बड़े बड़े हाथी भी रहते थे। तो हाथियों के पास अब ये हुआ कि भाई अब हम कहाँ जाए, हमारे तो जंगल काट दिए गए, जंगल तो उनका घर था। तो मौर्य प्रशासनों में क्या किया गया कि इन हाथियों को सेना में शामिल कर लिया गया। इनका खाना पीना सब राज्य सरकार के द्वारा होता था और इन्हें सेना में शामिल कर लिया गया। मगध साम्राज्य का रूढ़िवादी चरित्र भी था, तो ऐसा नहीं था, बल्कि वो प्रगतिशील विचारों से थे। तो पहला और दूसरा सही है, इसलिए केवल ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में अरबस्क नाम का एक शब्द प्रयोग किया जाता था। ये अरबस्क क्या होता था? तो अरबस्क को आप देखोगे कलात्मक सजावट का एक नया रूप होता था, इसी को अरबस्क कहा जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से किसकी रचना कालिदास के द्वारा नहीं की गई? कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, शिशुपाल वधम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो आप बता सकते हो कि शिशुपाल वधम ये रचना नहीं की है, क्योंकि ये अक्सर आपने नहीं पढ़ी होगी, बल्कि ये किरातार्जुनीय के द्वारा की गई, यानी किरात और अर्जुन की कथा है और शिशुपाल की इसमें हत्या भी हुई है जिसे माघ ने की थी। तो इसलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारवी ने किरातार्जुनीय लिखी थी और साथ में जो माघ है उन्होंने शिशुपाल वधम लिखी है। किसने लिखी है ये रचना? माघ ने लिखी है, ठीक है। और बाकी आपकी कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तीनों ही कालिदास की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 46 में। ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना। अब ऋग्वैदिक काल की बात की जा रही है, तो राजा का पद सामान्यतः आनुवंशिक हुआ करता था क्या? तो मैं कहूंगा हाँ, बिल्कुल राजा का पद आनुवंशिक ही होता था। विदत और गण की जैसी संगठन राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तो विदत तो था लेकिन गण नहीं था, ठीक है। ध्यान देना कि यहाँ पे सभा, समिति और विदत हुआ करते थे, गण नाम का कोई भी ऐसा पद नहीं देखने को मिलता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरी बात करें अगर हम कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है। बल्कि पहली बार महाजनपद काल में जब मौर्य साम्राज्य आता है तो उस समय कौटिल्य के द्वारा अपनी रचनाओं में इसका जिक्र किया गया था। तो आप देखोगे यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत का कौन सा रूप नहीं, मतलब कौन सा कर्नाटक संगीत का रूप नहीं माना जाता है? तो गीतम भी होता है, स्वराजाति भी होता है, पद भी होता है, लेकिन ख्याल नहीं होता है। क्योंकि ख्याल को देखा जाए तो कर्नाटक संगीत का नहीं है, बल्कि किसका हो जाएगा? ये जो ख्याल गायकी होती है ये हिंदुस्तान संगीत का स्वरूप होता है। शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का में मतलब ख्याल का प्रमुख स्थान होता था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको लगेगा कि हिंदुस्तानी संस्कृति जो है कि पूरी तरीके से हिंदुस्तानी थी, तो ऐसा नहीं। हिंदुस्तानी संस्कृति में कुछ विदेशी तत्वों का भी समावेश देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं 48 नंबर पे। यहाँ पे एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया गया और ये पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित है। यह कला रूप उन विषयों से संबंधित है जो महाराष्ट्र क्षेत्र में ग्रामीण जीवन की सामाजिक जीवन शैली और क्रियाकलापों का वर्णन करते हैं। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो आप महाराष्ट्र नाम से ही आप देख सकते हो कि गोंड चित्रकला नहीं, संथाल भी नहीं, वर्ली चित्रकला आपने सुनी होगी, ये महाराष्ट्र में ही फेमस होती थी। तो वर्ली चित्रकला के बारे में इसमें कहा गया, तो ये पूरा स्टेटमेंट वर्ली चित्रकला के इंडिकेट करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 49, चित्रकला शैली है और उनके विकसित होने का क्षेत्र बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? देखिए, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग की बात करेंगे तो ये आपके तेलंगाना से संबंधित है, ना कि केरल से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला बिहार की है। पट्ट चित्रकला यानी कि वस्त्रों पे जो होती थी उड़ीसा की है। पिछवाई चित्रकला राजस्थान की है। तो ये तीनों सही है, पहला गलत है, इसलिए 2, 3, 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के विशाल भंडार होने की सूचना मिली है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह भारत में किस निम्नलिखित में है? तो जम्मू कश्मीर। अभी कुछ दिनों पहले जो है कि जम्मू कश्मीर चर्चा में था, आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लिथियम के भंडार पाए गए हैं, लेकिन अभी इसका कोई उत्पादन वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही जो है कि ये भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न 51 नंबर पे। हम एक ही घंटे मतलब कि एक ही टेस्ट सीरीज पूरी एक ही साथ कर लेंगे, केवल मैंने उस पॉलिटी की जो पहली टेस्ट सीरीज थी उसी को 2 पार्ट में किया था, बाकी सारे के सारे एक ही पार्ट में रहेगा।
नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने रखी थी। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। और कब रखी थी इन्होंने? 1336 ईस्वी में रखी थी, जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के कैद से छूटकर आते हैं। और ये संगम वंश के संस्थापक थे। संगम इनके पिता का नाम था, इसलिए इन्होंने नाम रखा था संगम वंश। दूसरा, इस साम्राज्य की सीमा आधुनिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक ही सीमित थी, ऐसा नहीं है। वर्तमान में आप देखोगे कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, इन सभी और कुछ हिस्से तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी शामिल थे। तो केवल 2 राज्यों तक सीमित नहीं थी। इस साम्राज्य के शासकों में, मतलब इस साम्राज्य के शासकों के मदुरै के सुल्तान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे क्या? तो वही मदुरै तो इनका मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी था तमिलनाडु का, इसीलिए तो इनका कुछ ही हिस्सा जो है कि तमिलनाडु तक शासित हो रहा था। मुख्य रूप से संघर्ष इनका वहीं से चलता था। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 पे, ऑर्गन ऑन ए चिप तकनीक के बारे में बात करेंगे। आर्गन ऑन अ चिप तकनीक के बारे में, यह एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो किसी अंग की गतिविधियों और शारीरिक अनुक्रिया का अनुकरण करता है। बिल्कुल सही बात है। यह पूरी तरीके से कृत्रिम है और इसमें कोई मानव कोशिका नहीं होती है। क्या इसमें ह्यूमन सेल नहीं होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि नहीं, इसमें जानवरों के लिए कंप्यूटरकृत बनाई गई, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा ह्यूमन सेल भी होता है, इसमें ऊतक वगैरह का निर्माण होता है। और इसका उपयोग दवाओं के परीक्षण हेतु जानवरों को प्रतिस्थापित करने के लिए किया जा सकता है। तो आप कहोगे कि हाँ, इसको भी हम कर सकते हैं। तो केवल 1 और 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कृष्णाट्टम मुडियट्टू लोक नाट्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? और ये कई बार पूछा जाता है। ये केरल से संबंधित है। किससे संबंधित है ये? केरल से। कृष्णाट्टम हो गया, ये केरल का लोक नृत्य होता है। वही मुडियट्टू होता है, यह भी केरल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, येलो स्टोन नेशनल पार्क के बारे में। भाई येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? आपको पता होना चाहिए, यूएसए का ही है। इसे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, इसे विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। यह मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित है? नहीं नहीं नहीं, ये मिसिसिपी नदी के पूर्व में स्थित नहीं, बल्कि ये आपका मिसिसिपी नदी के पश्चिम में स्थित होगा। ठीक है, पश्चिम में स्थित होगा। या यूं कहे कि यहाँ से गार्डनर नाम की एक नदी है जो बहते हुए जाती है। मैंने जब नेशनल मतलब नॉर्थ अमेरिका का जो मैपिंग कराई थी, वहां पे ये चीजें मैंने बताई थी। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ ग्रिजली बेयर और भेड़ियों का आवास होता है। आप कह सकते हो बिल्कुल। और यहाँ पूछा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला ही सही नहीं है, क्योंकि ये गलत लिखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 55। भारत में मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, और हम विचार करना शुरू कर देते हैं। तो क्या हमने पढ़ेंगे कि दक्कन का पहला मुगल आक्रमण अकबर के शासनकाल के दौरान हुआ था क्या? बिल्कुल, अकबर का जब शासनकाल चल रहा था तो उसी समय दक्कन यानी दक्षिण भारत में पहला आक्रमण होता है मुगलों का। दूसरा, जहांगीर के शासनकाल के दौरान महाबत खां का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण मुगल सम्राट की गिरफ्तारी हुई थी। तो यह भी पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे हाँ, यह भी सही बात है। और औरंगजेब के शासनकाल में अहमदनगर के निजाम शाही राज्य का अंत हो गया था क्या? ऐसा पूछा जा रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था क्या ऐसा? तो इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो अहमदनगर का जो साम्राज्य था, इस पे तो जो मुगल बादशाह शाहजहां थे, उन्हीं के समय में जो है कि इस पे जो है कि कब्जा कर लिया गया था, और बीजापुर के साथ एक संधि कर ली गई थी जिसमें निजाम शाही राज्य का अंत हो चुका था। तो औरंगजेब की जगह पड़ी ही नहीं थी। औरंगजेब तो बाद में आता है, तो ये शाहजहां के समय ही हो जाता है। तो केवल पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 56। प्राचीन भारत में मौर्यों ने एक विस्तृत आर्थिक प्रशासन के माध्यम से कई आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित किया था। इस संदर्भ में किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में राज्य का एकाधिकार हुआ करता था? तो यहाँ पर आप देखोगे, खान में, मदिरा की बिक्री और हथियारों का निर्माण, इन तीनों ही चीजों पर केंद्र का अधिकार होता था, यानी मौर्य साम्राज्य का। वही बताएंगे कि कहाँ पे माइनिंग हो सकती है, कहाँ पे मदिरा बिक सकती है और कहाँ पे हथियारों का निर्माण होगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, तीनों ही सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं 57 नंबर पे। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद किसके द्वारा लिखी गए हैं? तो भाई ये जो पुस्तकें हैं ये मुख्य रूप से अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र भी लिखी है और सौंदरानंद भी लिखी है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में, प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों पैक्स के बारे में। हालांकि पैक्स के बारे में मुझे इंडियन इकोनॉमी की जो मेन सीरीज में चला रहा हूँ उसमें नेक्स्ट लेक्चर जो आना था उसी मुझे पढ़ाना था। हालांकि मैं लेक्चर को ला नहीं पाया क्योंकि थोड़ा काम ज़्यादा पड़ गया था, फिर भी मैं उसे पढ़ाऊंगा तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को समझ लोगे। यहाँ कह रहा है, वे विभिन्न कृषि और किसानी गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक और मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करते हैं।
तो ये बात बिल्कुल सही है। और वे राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित 3 स्तरों के सबसे निचले स्तर का गठन करते हैं, यह भी सही है। और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया था, रेगुलेट किया था, यह भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 59, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में उलूक और दावा ये किससे संबंधित है भाई? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में तो ये डाक व्यवस्था से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? ये डाक व्यवस्था, और ये मुख्य रूप से 14वीं शताब्दी, हालांकि इसके बारे में एक अनूठी व्यवस्था के रूप में इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में भी इसका जिक्र किया है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था होती थी। एक अश्व डाक व्यवस्था जिसे हम उलूक कहते थे, यानी इसमें घोड़े से जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक व्यक्ति बैठकर आता था और अपनी जो है कि व्यवस्था के माध्यम से अपना पत्र वगैरह दे देता था। और फिर एक होती थी पैदल डाक व्यवस्था जिसे हम दावा कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, वाकाटक कांस्य मूर्तियां मथुरा शैली के प्रभाव को दर्शाती हैं। भारत में चोलों द्वारा मूर्ति निर्माण की लुप्त मोम तकनीक पहली शताब्दी ईस्वी में शुरू की गई थी, और गुप्तकालीन कांस्य मूर्तियां सुहाए और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया गया था। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या पहला, दूसरा, तीसरा सही है या गलत है। आपको मैं बता दूं कि अभी भारत मंडपम जो कि G20 के दौरान जो है कि भारत मंडपम में आयोजन किया गया था, और उसके बाहर भारत की सबसे बड़ी, भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा लगी है। और नटराज की प्रतिमा का जो प्रेरणा स्रोत था वो चोल साम्राज्य था, क्योंकि उसी साम्राज्य में सबसे पहले लुप्त मोम की विधि से नटराज की प्रतिमा तैयार की जाती थी। लेकिन बस यहाँ पर एक स्टेटमेंट यहाँ पर गलत कर रहा है कि ये पहली शताब्दी ईस्वी में नहीं था दोस्तों, बल्कि ये आपको देखने को मिलेगा आपके बीसी में। बीसी मतलब जो है कि आपका ईसा पूर्व में देखने को मिलेगा, जो समय था सिंधु घाटी सभ्यता में ये पद्धति पहले देखी जा चुकी थी, जो लुप्त मोम की प्रक्रिया से बनाते थे, जिसमें तांबा, जस्ता, टीन वगैरह मिला के एक मिश्र धातु बनाते थे जो कि कांसा थी, और कांसा में ही ये मूर्तियों को ढाला जाता था। हालांकि चोलों ने भी मूर्ति निर्माण के लिए यही पद्धति अपनाई थी, लेकिन इस स्टेटमेंट दे रहा है कि क्या इन्होंने ही शुरुआत की थी, तो ऐसी बात नहीं है, पहला इसलिए गलत हो जाएगा। और वाकाटक की जो कांस्य मूर्तियां थी ये मथुरा शैली के प्रभाव में नहीं थी, बल्कि अगर आप देखोगे कि गुप्तकालीन कांस्य जो प्रतिमाएं उसके भी समकालीन थी, और मुख्य रूप से इस पे अमरावती शैली का प्रभाव था। किसका प्रभाव था दोस्तों? अमरावती शैली। तो जो वाकाटक वंश था इनके ऊपर अमरावती शैली का प्रभाव देखने को मिलता है, और साथ में आपको गुप्त काल की भी मूर्तियां इसी में देखने को मिलती हैं। लेकिन जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांस्य मूर्तियां सुहाव्य थी और बौद्ध भिक्षु ये अलग अलग जगह पे इसको लेके गए थे। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 61, निम्नलिखित वास्तुशिल्प विशेषताओं को काल अनुक्रम में आपको मतलब स्टैब्लिश करना है काल अनुक्रम के आधार पे। तो आप देखोगे पहले आएगा पट्टिकल का विरूपाक्ष मंदिर, फिर उसके बाद आएगा खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, फिर उसके बाद आएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर, और फिर उसके बाद आएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पट्टिकल का विरूपाक्ष मंदिर है ये 733 से लगभग 44 तक बना था। ये चालुक्य शासक में बना था, चालुक्य कालीन भवन के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था इसके शासनकाल में। और दूसरे नंबर पे आता है आपका खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, जो चंदेल राजा जो धंग थे उन्होंने बनवाया था। किसने बनवाया था? धंग ने, 954 ईस्वी में। उसके बाद आप देखोगे मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि सोलंकी राजवंश होते थे, राजा भीमदेव प्रथम, इन्होंने 1026 में बनवाया। फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी के तट पे कोणार्क में एक सूर्य मंदिर बनवाया गया था, जो 1240 ईस्वी के आसपास देखने को मिलता है। इसलिए आपका 1, 3, 4, 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह दक्षिण भारत में तमिलनाडु से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य है। पहली बात, जब यहाँ पर पहले आपको पकड़ना है कि जब तमिलनाडु से संबंधित है तो भाई भरतनाट्यम ही होगा। क्या होगा? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का सांस्कृतिक नृत्य के साथ साथ जो है कि एक क्षेत्रीय स्तर का सबसे इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। और इस नृत्य की जो शुरुआत होती है वो अलारिपू से होती है। किससे होती है? अलारिपू से होती है। और इसका जो समापन होता है वो तिल्लाना नाम से होता है, मतलब कि तिल्लाना जो कि इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु के लिए। अगला प्रश्न है 63 में देखेंगे, महिला व्यवसाय और कानून 2023 ये रिपोर्ट जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है भाई ये रिपोर्ट? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, इनकी शिक्षाएं भगवत गीता, भागवत पुराण पर आधारित थी। इन्होंने नाम कीर्तन की आवश्यकता पर बल देने के साथ सत्संग और भक्तों की मंडलियों पर में ईश्वर का गुणगान करने के लिए भी कहा था। तो ये किससे संबंधित ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? तो अगर आप इसको जानना चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका शंकरदेव जी, बिल्कुल वही जिन्होंने सत्रिया नृत्य को जो है कि बहुत ही असम में जो है कि काफी बड़े स्तर पे जो है कि दर्जा दिया। और ये 15वीं मतलब वैष्णव भक्ति के संत थे। किसके थे? वैष्णव भक्ति के। और इसीलिए भागवत गीता वगैरह पुराणों पे
फोकस करते थे। अगला प्रश्न है 65, वह एक साहसिक अफगान व्यक्ति था जिसके बारे में माना जाता था कि वो ब्राह्मण मालिक की सेवा में रहने के कारण इसका अभ्युदय हुआ और वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक भी बनता है। जब बहमनी साम्राज्य का संस्थापक ही वर्ड आ गया, जिसे हम हसन गंगू के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इब्राहिम नहीं, हसन गंगू, ये रहा बी ऑप्शन हो जाएगा 65 का बी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है तुंगभद्रा दोआब तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित क्षेत्र है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य वंशों में काल अवधियों में तुंगभद्रा दोआब पर नियंत्रण स्थापित किया गया था? कौन कौन से ऐसे काल थे? तो आप देखोगे पश्चिमी चालुक्य, होयसल और राजपूत, इन तीनों ने ही जो है कि तुंगभद्रा दोआब पर अपना अपना मतलब कि नियंत्रण स्थापित किया था। फिर अगला प्रश्न है अजंता और एलोरा की गुफाओं के संबंध में। यहाँ जहां अजंता में 2 मंजिली गुफाएं हैं, वहीं एलोरा में अनूठी 3 मंजिली गुफाएं हैं। पद्म पाड़ी और वज्रपाणी के चित्र अजंता गुफाओं में उपस्थित है, जबकि एलोरा गुफाओं में वे अनुपस्थित है। तो ये पूछा जा रहा है, तो केवल पहला स्टेटमेंट तो सही है कि भाई अजंता 2 मंजिली गुफाएं थी और एलोरा 3 मंजिली गुफाएं थी, 3 मंजिली। लेकिन यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट गलत है कि पद्म पाणी और वज्रपाणी केवल अजंता गुफाओं में स्थित थे, जबकि एलोरा में नहीं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो विशेषता थी वो अजंता गुफा में नहीं बल्कि एलोरा गुफा की थी। तो ये आपकी एलोरा गुफा की मुख्य रूप से विशेषता देखने को मिलती है, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और केवल पहला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं और उनकी भूमिका या उनके कर्तव्य जो थे इसके बारे में पूछा है, जैसे पेशवा, दबीर और मिराजदार। तो पूछ रहा है कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो आप देखोगे कि इसमें केवल दबीर तो सही है जो विदेश मंत्रालय से संबंधित था, लेकिन पेशवा की बात करेंगे तो सेनापति नहीं था बल्कि प्रधानमंत्री का पद होता था एक तरीके से। और मिराजदार की बात करेंगे तो जो मिराजदार था ये मुख्य रूप से वंशानुगत भू अधिकार प्राप्त रखते थे जो है कि, ठीक है, ये ग्रामीण समाज के संपन्न तबके थे, न कि सहायक दल। तो पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, तो केवल दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 69, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछा रहा है, एफएसटी जिसे हम कहते हैं। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था क्या? तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था इस काम को। उसने कांसे के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, यह भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। उसने सेना के लिए आनुवंशिकता का सिद्धांत अपना दिया था, यह बात सही है। और उसके शासनकाल में जजिया एक पृथक कर फिर से बन गया था, यह भी सही है। तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग 70 में। यहाँ राजवंश और शासक हैं, जैसे चोल में एक शासक सेनगुट्टवन थे और चेर में करिकाल थे और बादामी के चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय। तो कितने युग में सुमेलित है? क्या कोई भी युग में सुमेलित नहीं है कि केवल 1, केवल 2, केवल 3? तो आप देखोगे केवल एक युग में सुमेलित है, और वो कौन सा युग में सुमेलित है ये आप देख लीजिए। अगर मैं चोल शासक की बात करूं तो जो सेनगुट्टवन थे ये चोल शासक से संबंधित नहीं, बल्कि ये चेर से संबंधित थे, और करिकाल आपके चोल से संबंधित थे। इसलिए केवल बादामी के जो चालुक्य थे इसमें पुलकेशिन द्वितीय तो सही है, लेकिन चोल का हो जाएगा करिकाल, चेर का हो जाता सेनगुट्टवन। लेकिन यहाँ अपोजिट दिया हुआ है, और इसीलिए बी ऑप्शन आएगा कि केवल एक युग में ही सही सुमेलित है। अगला पूछ रहा है कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप देखोगे कि यह आंध्र प्रदेश में भक्ति आंदोलन के प्रतिफल के रूप में विकसित हुआ, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश में डेवलप हुआ। प्रारंभ में केवल पुरुष नृत्य करते थे, लेकिन अब महिला कुचिपुड़ी नर्तकियां भी भाग लेने लगी, यह भी बात सही है। सामान्यतः कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुति को तरंगम प्रस्तुति के पश्चात समाप्त किया जाता है, यह भी सही है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक प्रमुख भारतीय नृत्यांगना है जो इस नृत्य शैली का संरक्षण जिन्होंने किया था, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रुक्मिणी देवी के बारे में बात कहा जा रहा है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये मुख्य रूप से भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है, न कि कुचिपुड़ी से। इसलिए डी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं होगा। अगला है पुरंदर की संधि के बारे में जो 1665 में हुई थी। मराठा छत्रपति शिवाजी और आमेर के राजा जयसिंह के बीच में हुई थी क्या? यह पूछा जा रहा है, तो ये बात सही है, क्योंकि ये पुरंदर की संधि एक तरीके से औरंगजेब की तरफ से की गई थी, जिसमें जयसिंह थे। और संधि के प्रावधान के अनुसार मराठों ने अपने आधे से अधिक किले मुगलों को सौंप दिए थे, लगभग 24 किले के आसपास दिए गए थे, 23 या 24 किले दे दिए थे। संधि में बालाघाट में बीजापुर क्षेत्र का एक हिस्सा मराठों को दिया गया था, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। और ये जो संधि हुई थी इसकी डेट आप लिख दीजिए, 1665 में यह संधि हुई थी। अगला प्रश्न है 73 में देखते हैं। मराठा साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करेंगे। क्या विचार करते हैं भाई?
हम देखते हैं कि चौथ उन क्षेत्रों पर आरोपित एक कर था जो मराठों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं होते थे। तो ये बात तो सही है। और सरदेशमुखी मराठा राजा द्वारा वसूले जाने वाले अधिकार के रूप में किसानों पर आरोपित होते थे, और ये 25% थे, ये गलत है। ये 1/10 यानी कि 10% ही केवल थे उपज के। तो सरदेशमुखी तो अपने ही क्षेत्र के किसानों से लिया जाता था, लेकिन ये 10% लिया जाता था, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। और चौथ वाला क्या है, क्यों सही हुआ? क्योंकि ये पड़ोसी राज्यों पर दिया जाता था कि अगर आपको मराठा से सुरक्षा चाहिए, मराठा के युद्ध आपसे ना हो, तो इसलिए आपको 25% का क्या देना होगा? चौथ देना होगा। 25%, 1/4 भी कह सकते हो। तो केवल पहला सही है। अगला प्रश्न 74, उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या इन गुफाओं में पाल राजाओं के शिलालेख देखने को मिलते हैं, और शिलालेखों के अनुसार ये गुफाएं जैन भिक्षुओं को दी गई थी। यह बात तो सही है, लेकिन पाल राजाओं से संबंधित यहाँ पे कोई भी परंपरा नहीं देखने को मिली थी। ये ओडिशा में चट्टानों को काट कर दी गई थी, और मुख्य रूप से कलिंग शासक जो खारवेल था उससे संबंधित है, पाल वंश से संबंधित नहीं है। तो खारवेल राजा ने उदयगिरी खंडगिरी की जो है कि इन गुफाओं का निर्माण करवाया, जो जैन भिक्षुओं को दे दी गई थी, जिसमें वो लोग अपना पूजा पाठ भी करते थे और अपना निवास स्थान भी बनाते थे। इसलिए केवल दूसरा सही है। एक छोटे छोटे वर्ड को देखो, आप लोग पकड़ोगे तभी आप आंसर सही कर पाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? इसका उद्देश्य है राज्य में आत्महत्याओं की घटना को कम करना, टांकाओं परंपरागत वर्षा जल संचयन प्रणाली को ढकना है। तो अनमोल जीवन अभियान, ये ध्यान देना, अनमोल जीवन अभियान ये राजस्थान में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर पे, यहाँ पर लिखा हुआ है, गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में पहली बार चांडालों का आविर्भाव हुआ, और इस अवधि के दौरान जातियां कई उपजातियों में भी बट गई थी। दोनों बातें सही हैं, गुप्त काल के दौरान जो है कि। अगला प्रश्न, सम्राट हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचार करने लग जाते हैं। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही बात है। पहले उसकी राजधानी थानेश्वर होती थी, लेकिन बाद में उसने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी। और उसके शासनकाल में पुरोहितों को भूमि अनुदान देने की प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, ऐसा नहीं था, वो भूमि दान देता था। फिर ह्वेनसांग के अनुसार उसके शासनकाल में विधि व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हाँ, ये कह सकते हो कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी, ऐसा हमारा मानना नहीं है, बल्कि ह्वेनसांग का मानना है। इसलिए 1 और 3 सही है, क्योंकि ह्वेनसांग बेचारा खुद लूटा गया था, उसे खुद जो है कि चोरों ने लूट लिया था। अगला यहाँ पे पॉइंट पूछा रहा है कि दर्शन की इस विचारधारा का जो मूल अर्थ है वो तर्क करने और अर्थ लगाने की कला है। बस आपको इसी लाइन से पकड़ लेना चाहिए कि ये मीमांसा में कहा गया था। किस में कहा गया था? मीमांसा में कहा गया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न 79, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण और कृषि नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। उसने वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला की लागत निर्धारित कर दी थी, कीमत निर्धारित कर दी थी, यह बात सही है। उसने सभी वस्तुओं के लिए एक साझा बाजार की स्थापना की थी, ऐसा नहीं, कुछ वस्तुओं के लिए ही बस किया गया था। उसने खाद्यान्नों की कमी के दौरान आपूर्ति के लिए गोदामों की भी स्थापना की थी, यह भी सही है। जैसे स्टॉक भी कहते हैं, जैसे आज हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, बड़े बड़े जो है कि गेहूं खदानों को लेकर स्टॉक कर लेता है, ताकि गरीबों को या विपरीत परिस्थितियों में बांटा जा सके कम पैसों में। तो ऐसे अलाउद्दीन खिलजी भी करता था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा विंडफॉल टैक्स पद सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करेगा इसका, विंडफॉल टैक्स के बारे में? तो यह एक अनपेक्षित या अप्रत्याशित रूप से हुए बड़े लाभ पर लगाया गया एक कर है, यानी जितने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अचानक से इतना अधिक हमें मिल जाता है। सामान्यतः ये कच्चे तेल पर जो है कि विंडफॉल टैक्स में कटौती की गई है अभी। अगला प्रश्न है, उलूक खां या बलबन, उलूक खां या बलबन, यानी बलबन का ही एक नाम था उलूक खां, जो कि एक पदवी थी एक तरीके से। इसके बारे में बात करनी है कि उसने चहलगानी प्रणाली की शुरुआत की थी, तो नहीं। चहलगानी प्रणाली यानी तुर्कान चहलगानी, जो कि 40 तुर्की सरदारों का एक ग्रुप होता था, जिसे इल्तुतमिश ने स्थापना की थी। हाँ, बलबन ने उसे समाप्त जरूर किया था, लेकिन यहाँ प्रणाली की शुरुआत पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। उसने पहली बार विकेंद्रीकृत सरकार के युग की शुरुआत की, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो तो खुद सारी शक्ति को अपने पास रखना चाहता था, और उसने पहली बार ऐसा हुआ कि केंद्रीकृत सरकार का युग शुरू किया था, जिसमें राजा ही सब कुछ है, यानी कि मुगल सम्राट ही सब कुछ है, तो यह भी गलत हो गया। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में एक अलग आरिज विभाग की स्थापना की थी, दीवान-ए-अर्ज की बात कर रहे हैं, तो इसने असल में पुनर्गठित किया था इस विभाग को। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित कर दिया था आरिज विभाग को, लेकिन बाद में बलबन ने क्या किया, सॉरी, स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे आरिज विभाग की बात करा, ना कि दीवान-ए-अर्ज। दीवान-ए-अर्ज जो कि सैन्य विभाग था, ये बलबन ने शुरू किया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने आरिज विभाग को स्थापना की थी, इसलिए पहला व्यक्ति नहीं था। तो तीसरा भी गलत, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, अर्थात डी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन, मतलब एक भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। 82 नंबर पे आते हैं, केंद्रीय बजट 2023 के बारे में बात करेंगे कि समुद्री तटों के किनारे मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए जो मिष्टी योजना शुरू की गई थी, इसके बारे में स्टेटमेंट की बात करेंगे।
क्या कहा जा रहा है, मिष्टी योजना को मनरेगा और कैंपा के बीच समन्वय के माध्यम से लागू किया जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और भारत का लगभग 40% मैंग्रोव अकेले ओडिशा राज्य में पाया जाता है, ये तो एक बड़ी बात कह दी। अकेले तो नहीं, केवल ओडिशा राज्य में नहीं पाया था दोस्तों, बल्कि आप कह सकते हो कि पश्चिम बंगाल हो गया, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी क्षेत्रों में पाता है। लेकिन अकेले अगर हम 40% या लगभग 42% की बात करेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, जो सुंदरबन के एरिया में देखने को मिलता है। और इसके बाद सेकंड नंबर आता है आपका गुजरात का। ध्यान देना, पहला नंबर बंगाल का, दूसरा नंबर गुजरात का आता है, तो तीसरा तो गलत हो, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय इतिहास के संबंध में अग्रहार शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये किससे संबंधित है, तो ये शाही संरक्षण द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया जो भूमि दान होता था उसे हम अग्रहार कहते थे। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। विजयनगर साम्राज्य की बात करेंगे तो फर्नुआ नूनिस ने भी किया था, निकोलो डी कॉन्टी ने भी किया, अब्दुल रज्जाक ने भी किया था और इब्न बतूता ने भी किया था। अगर हम बात करेंगे कि फर्नुआ नूनिस जो है कि अच्युत राय के समय में आया था। कब आया था, अच्युत राय के समय में आया था। निकोलो डी कॉन्टी की बात करेंगे तो ये देवराय द्वितीय के समय गया था। कब गया था, ये देवराय द्वितीय के समय गया था। और अब्दुल रज्जाक की बात करेंगे तो इसने जो यात्रा की थी ये भी देवराय द्वितीय के समय में ही गया था। कब गया था, देवराय द्वितीय के समय में। और अगर मैं इब्न बतूता की बात करूंगा तो ये हालांकि आया तो था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, लेकिन यह भी जो है कि दक्षिण भारत में गया था, विजयनगर साम्राज्य की इसने भी यात्रा की थी और अपनी पुस्तक रेहला में भी उसका वर्णन किया है। और ये हरिहर नामक, मुख्य रूप से हरिहर प्रथम के समय में आया था। क्योंकि भाई हरिहर प्रथम क्यों, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही तो इसकी स्थापना होती है और उसी समय वो आ रहा, तो उस समय शासक कौन मिला, हरिहर प्रथम मिला। इसलिए 1 2 3 4 चारों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मुगल शासन के दौरान अपनाई गई दहसाला पद्धति के संदर्भ में आपको बताना है, जो कि क्या कहा जाएगा, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। यह भू राजस्व की जब्ती प्रणाली का एक अपडेटेड वर्जन था, संशोधित वर्जन था, बिल्कुल सही बात है। यह इस प्रणाली के तहत फसल की कटाई या उसकी कटाई गट्ठर के बांधने के पश्चात उपज को किसानों और राज्य के बीच समान रूप से विभाजित किया था। समान रूप से विभाजित नहीं होता था, बल्कि दहसाला में क्या होता था, पिछले 10 साल के जो उत्पादन होते थे ना, उसके आधार पर ही जो है कि उपज का 1/3 लिया जाता था। ठीक है, 1/3 औसत दिया जाता था जो राज्य को मिलता था, तो बराबर बराबर नहीं होता था, तो इसलिए 85 का दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट है, मौर्योत्तर कालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रसिद्ध बंदरगाहों में से कौन से भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित थे। तो ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप देखोगे यहाँ पे कि पूर्वी तट की बात करेंगे तो ताम्रलिप्ति मिलता है आपको वेस्ट बंगाल में, और अरिकामेडु मिलता है। क्या मिलता है, पश्चिम बंगाल में जो है कि आपको अरिकामेडु मिलता है और ताम्रलिप्ति मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में तो अरिकामेडु नहीं, लेकिन पूर्वी तट पे है। जबकि भड़ौज गुजरात में और सुपारा ये दोनों ही पूर्वी तट पर नहीं होंगे, बल्कि पश्चिमी तट पे हो जाएंगे। तो ये वेस्ट एरिया में हो जाएंगे और ये दोनों आपके ईस्ट एरिया में हो जाएंगे। और पूछा जा रहा है पूर्वी तट पे, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत पर जब आक्रमण किया था इसने, तो भाई कौन उसमें शासक था, नंद वंश के शासक थे। और कौन थे, पता होना चाहिए ना। मगध पर शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन हुआ और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक भी सिद्ध हुए थे। और सिकंदर भी जब पंजाब की ओर आक्रमण कर रहा था तो इसी समय जो है कि वो भारत पर आक्रमण कर रहा था। अब यहाँ पे कुछ रंगमंच है और उनके क्षेत्र हैं, जैसे दशावतार हो गए, कुट्टियान्ट हो गई, इनका मिलान करना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो केवल 3 युग्म सही सुमेलित हैं। कौन कौन से, तो आप देखोगे कि दशावतार गोवा का है, कुट्टियाट्टम केरल का है और थेरुकुथु तमिलनाडु का है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप यक्षगान को तो जान ही सकते हो, विजयनगर साम्राज्य, कर्नाटक, हम्पी, इनसे संबंधित है, तेलंगाना से तो है ही नहीं। तो इसलिए तीसरा वाला अगर हटा दिया जाए तो केवल पहला, दूसरा, चौथा, अर्थात कि केवल 3 युग्म सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, क्षेत्रीय संगीत है और इनके क्षेत्र है और इनका मिलान करने के लिए दिया जा रहा है। अगर आप देखोगे कि छकरी कश्मीर से है, दसकठिया ओडिशा से है, पंडवानी छत्तीसगढ़ से है, यानी बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लेकिन आपका जो लोटिया है ये राजस्थान से है। कहाँ से दोस्तों, लोटिया आपका राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 90 नंबर पे, यह वाद्य यंत्रों का रूप होता है जिसमें खोखली नलिका में हवा भरकर अर्थात फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इतने से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सुशिर वाद्य होता है। कैसा होता है, सुशिर वाद्य होता है। अब यहाँ पे कुछ पद हैं और उनके विवरण हैं, जैसे कि शब्दों के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर इसमें पूछा है कि कौन से 3 शब्द हैं जो मतलब 3 हैं, 4 हैं, कौन कौन से युग्म हैं जो मिलान करते हैं। अगर हम बात करें हैदरी की, ठीक है, हैदरी की,
तो आपके कलंदर हो गए, मदारी हो गए, मलंग हो गए, हैदरी हो गए, ये सभी सूफी संत हैं, न कि सामुदायिक रसोई। तो पहला तो गलत हो गया। जियारत की बात करेंगे तो हाँ, ये तीर्थ यात्रा की एक प्रथा होती थी जो सूफीवाद में होती थी। और खलीफा की बात करेंगे तो सूफी संत के ये वारिस माने जाते थे, यह भी सही है। और मसनवी की बात करेंगे तो सूफी कविताएं होती थी जो सूफी संतों के द्वारा कही जाती थी। इन कविताओं को जो लिखा जाता था ये मसनवी होते थे। तो दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, अर्थात केवल 3 युग्म सही है। अगला प्रश्न है, धर्मपाल के संदर्भ में, वह पाल वंश का संस्थापक था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो नालंदा के बाद दूसरे सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। और साथ में अगला पूछ रहा है कि कन्नौज क्षेत्र पर दावे के कारण प्रतिहार शासक वत्सराज के साथ उसका संघर्ष भी हुआ था। तो आप देखोगे कि पहला तो गलत हो गया, क्योंकि जो पाल वंश का संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। कौन था दोस्तों? गोपाल था, न कि धर्मपाल। बल्कि धर्मपाल इस पाल वंश का एक इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण शासक होता था। तो दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, अर्थात आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 93 को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में रेखा पीड़ा, पीड़ा देउल और खाखरा ये किससे संबंधित है? तो ये पूर्वी भारत में मंदिर वास्तुकला से संबंधित है। और ये पीड़ा देउल, देउल जो है कि परंपरा मैंने आपको पढ़ाया है आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में। अब यहाँ पे कृति की बात करेंगे और संबंधित रचनाकार की बात करेंगे, जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, तिरुक्कुरल। अब यहाँ पे कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो अब देखो, शिल्पाधिकारम की बात करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि शिल्पाधिकारम को लिखने की जो काम किया था वो इलांगो आदिगल ने किया था। मैं आपको यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, इलांगो आदिगल ने किया था, इन्होंने लिखा था इसको। तो चत्तानार तो गलत हो गया। मणिमेखले की बात करेंगे तो मणिमेखले जो लिखी गई थी ये चत्तानार ने की थी। तो एक तरीके से आप देखोगे कि तिरुकुरल तो ठीक है, तिरुवल्लुर ने लिखी थी, लेकिन ये अपोजिट है, ठीक है, इसलिए जो है कि यहाँ पे गलत हो जाता है। तो केवल एक युग्म सम्मिलित होता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा व्यापार के संदर्भ में, हड़प्पा वासी व्यापार में आहत सिक्कों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा वासियों के अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो देखो, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि अफगानिस्तान से बहुत सारे वो खनिज मंगाते थे और ईरान से भी मंगाते थे। लेकिन जैसे राजस्थान, ईरान और अफगानिस्तान के साथ उनके व्यापार थे। परंतु आहत सिक्के की बात करें तो इनके बारे में, कोई सिक्के के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि वो मतलब कि बाट वगैरह मुद्रा का तो प्रयोग करते थे वर्गाकार और इस आयताकार में, लेकिन वो किसी प्रकार के सिक्के नहीं चलाते थे। सामान्यतः वो वस्तु विनिमय पे ज्यादा विश्वास रखते थे। तो इसके ये पंचमार्ग तो थे ही नहीं, तो इसलिए पहला गलत हो गया, केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के संदर्भ में, मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था और बलबन के द्वारा इसे पूरा किया गया। कुतुब मीनार से जुड़ा अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। कौन सा सही नहीं है? तो आप देखोगे पहला स्टेटमेंट ही आपका सही नहीं है, क्योंकि मीनार का जो निर्माण था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसके आगे फिर उसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक ने भी उस पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। बलबन यहाँ पे कहीं पर भी नहीं जुड़ा था। बलबन इस कुतुबुद्दीन मतलब कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ था ही नहीं कैंडिडेट। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 97 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चैट जीपीटी का सही वर्णन करता है? तो ये एक ओपन एआई द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहने वाला विंडसर फ्रेमवर्क किसके संबंध में है? तो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के संबंध में ये विंडसर फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट है, यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष मैतेई चंद्र कैलेंडर के लामता यानी फरवरी मार्च की पूर्णिमा को मनाया जाता है और सूर्यास्त के ठीक बाद यह शुरू होता है। पुआल की झोपड़ी का इसमें भी दहन किया जाता है। तो ये जो परंपरा पूछी जा रही है ये याओसांग महोत्सव के बारे में पूछी जा रही है। किसके महोत्सव के बारे में? याओसांग। और अगर मैं लोसर की बात करूंगा तो लोसर आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। लोसर आपके कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। और सागा दावा की बात करेंगे तो सिक्किम में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? सिक्किम में होता है सागा दावा, ये हो जाता है आपका सिक्किम में। और माघ बिहू की बात करेंगे तो ये असम में हो जाता है। और अगला और लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के बारे में पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, जिसको हम लोग कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट भी कहते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक बहुपक्षीय बहु एजेंसी संस्था होगी जो समूह ख और ग जो कि गैर तकनीकी नौकरियों सहित सभी गैर राजपत्रित पदों के लिए परीक्षा आयोजित करेगी। इसे 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। और साथ में यह सामान्य पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होगी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों ही बातें यहाँ पर सही है कि इसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 1860 के पंजीकरण सोसाइटी पंजीकरण के तहत इसे ओपन किया गया है। और ये कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आप इसे कह सकते हो, ये भी इसे कंडक्ट कराती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आज हमने विजन आईएएस के यूपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 4 को भी कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट
जो आपका टेस्ट होगा वो डेफिनेटली मॉडर्न हिस्ट्री से ही हो सकता है, तो वो वाला भी हम लोग टेस्ट करेंगे। रेगुलर आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। एक आध दिन का अगर गैप हो जाता है तो कोई बात नहीं, इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसलिए मेरे को समय थोड़ा कम मिल पा रहा है अभी। जैसे इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, 26 अप्रैल को है मेरी तरफ, तो उसके बाद तो रेगुलर मैं क्लासेस देके आऊँगा। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको रेगुलर क्लासेस मिले और बहुत डिटेल के साथ मिले। तो वीडियो को आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए। अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में, बहुत सारे आप ग्रुप्स में आप जुड़े रहते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग जुड़े रहते हो, तो वहाँ पे भी शेयर कर दिया करो ताकि यूपीएससी वाले एस्पिरेंट तक ये चैनल पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।